Assalamu alaikum to all my science and chemistry lovers. My name is Bisma Asghar and I am here to teach you chemistry. आज हम इकट्ठे पढ़ेंगे चैप्टर 1 में एक और चीज़ जो है कि आप किसी भी रिएक्शन का रेट या उसकी स्पीड को कैसे फास्ट अप कर सकते हैं। आपके पास अगर रिएक्शन बहुत तेज़ चलेगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बनेंगे तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, नुकसान तो कोई होता नहीं, क्योंकि जितना आपको जो चीज़ चाहिए वो जल्दी जल्दी बन जाएगी। उसको फास्ट कैसे करना है, उन बातों पे हमने आज फोकस करना है। और जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आप एज केमिस्ट किसी को भी गाइड कर सकते हैं कि अगर उसने कोई भी फैक्ट्री जिस तरह बनानी है तो वो अपने रिएक्शंस को फास्ट कैसे करवा सकते हैं। तो वी ऑल केमिस्ट इन मेकिंग, आज हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम रिएक्शन का रेट को किस तरह फास्ट कर सकते हैं। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या बात करने लगे हैं इस लेक्चर में। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने सुन लिया होगा, हम बात करने लगे हैं उन फैक्टर्स के बारे में दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को जो अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट किसी चीज़ का हो, किसी फैक्टर का हो, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज़्यादा। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, जो पता है आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन मीन स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। स्पीड ऑफ अ रिएक्शन जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उतने प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, रिएक्शन क्योंकि प्रोसीड ज़्यादा करेगा ना। देखें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो स्पीड इनिशियली ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, थोड़ी देर बाद रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और फिर आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। हम ये बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं उस इनिशियल रिएक्शन की कि जिसमें रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना है और प्रोडक्ट्स की साइड पे जाना है। अब देखें, रिएक्शन तो वैसे भी हो जाएगा, रिएक्शन को तो रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है ना, लेकिन रिएक्शन को तेज़ किस तरह करना है, क्योंकि इसकी देखें इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री में ऐसे रिएक्शंस की ज़रूरत होती है कि जो कि फास्ट पेस पे चलते हों, जिनमें प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी बन सकें। ठीक है, लो कॉस्ट, मिनिमम एफर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, ताकि इंडस्ट्रियली कोई इशू वगैरह ना आए। ठीक है, हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ये स्पीड ही हमारा मेन कंसर्न है। उन फैक्टर्स में से जो सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस करनी है ना स्टूडेंट्स, वो है आपके पास कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, अब पहली बात हम जो करने लगे हैं वो है रिएक्टेंट्स के बारे में और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जो सबसे पहली बात है, उसमें सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन को सुन के आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आया होगा अमाउंट। ठीक हो गया, अमाउंट बहुत मैटर करती है, ये है फर्स्ट फैक्टर। और सेकंड आप सब ने याद रखना है कि आपके पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में सरफेस एरिया भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये बात अभी अगर आपको नहीं समझ आई तो थोड़ी देर में आ जाएगी, आप गौर से सुनते जाएं मेरी बातों को। सबसे पहले तो हम अमाउंट को डिस्कस कर लेते हैं। अमाउंट को जब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं कि अमाउंट किस तरह अफेक्ट करती है। ठीक है ना, ये ज़रूरी है समझना अमाउंट किस तरह अफेक्ट कर रही है। देखें, जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट्स की अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उतने ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा बने। अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना भी इसी तरह से है। तो पहली तो चीज़ ये है कि अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। अमाउंट ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, रिएक्टेंट ज़्यादा हैं और आप सबको पता है कि अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने से पहले प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूर होगी। ये बात समझ में आ गई। अब क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बनते जाएंगे, तो ये तो हमारे पास हो गई एक बात। लेकिन दूसरी बात है साथ ही साथ सरफेस एरिया से रिलेटेड। जो बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताई है कि अब सरफेस एरिया किस तरह से मैटर करता है, ये बात समझने के लिए ना थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ज़रा मेरी बात गौर से सुनते जाएं। यहाँ से सरफेस एरिया की अब हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर करेंगे ताकि आपको जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो सही तरह समझ आ जाए। ठीक है, आपने सपोज करना है कि ये एक बिग चंक है सॉलिड का। ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर हो, ज़रूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल हो, बस ये एक बिग चंक ऑफ सॉलिड है। ठीक है, बिग चंक ऑफ सॉलिड है और इस बिग चंक ऑफ सॉलिड को अगर आप गौर से देखें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी जितनी साइड्स अवेलेबल हैं ना, वही रिएक्ट करेंगे सिर्फ रिएक्शन में। तो कौन कौन सी साइड्स हैं? ये हैं इसकी साइड्स। ठीक है,
अब देखें ये बिग चंक ऑफ सॉलिड है, यही सॉलिड है जो रिएक्ट करेगा, यही सॉलिड है जो आपके पास रिएक्टेंट है। तो फिर अगर आप इसमें कोई ना कोई केमिकल ऐड करवाते हैं तो आप खुद सोचें कि वो केमिकल कहाँ तक पेनिट्रेट करेगा। इतना बड़ा सॉलिड मटेरियल है, जाहिर सी बात है सबसे पहले वो केमिकल सरफेस पे जाएगा। समझ आ रही है? इसीलिए हम कहते हैं कि सरफेस एरिया मैटर करता है। सबसे पहले वो किधर जाएगा? सरफेस पे जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पे इस बिग चंक ऑफ सॉलिड के पीसेस कर दूं, ठीक है, बहुत सारे पीसेस में इसको कन्वर्ट कर दूं। अब बहुत सारे पीसेस में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो आप सबको पता है कि वो पीसेस किस तरह के होंगे, वो छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे पीसेस हैं जिनमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा सॉलिड है? वही सॉलिड है जिसको अभी अभी हमने सपोज किया है। ये देख लें, मैं दोबारा बता देती हूँ कौन सा सॉलिड है हमारे पास। ये देखें, ये वाला सॉलिड है और इसको मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, इसको मैंने तोड़ दिया है इतने पीसेस में, ठीक है, ये हुई है कन्वर्जन। अब आप देख सकते हैं कि पहले ये जो सॉलिड था इसकी जितनी भी सर्फेसिस थी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी। अब ये देखें जब इसके छोटे छोटे पीसेस बन गए तो ये सारे के सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखें क्या सर्फेसिस बढ़ नहीं गई? इस सॉलिड की अलहदा हैं, इसकी अलहदा हैं, इस तरह से सर्फेसिस बढ़ गई हैं, ठीक है। ये जो सरफेसेस में इंक्रीज आ गया ना, इस वजह से हम कहते हैं कि सरफेस एरिया हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया हैज़ इंक्रीज्ड। ये बात समझ में आ रही है कि सरफेस एरिया बढ़ गया क्योंकि सरफेसेस बढ़ गई हैं ना। आपके पास जहाँ पे ये बिग चंक ऑफ सॉलिड है जो रिएक्टेंट साइड पे मौजूद है, जो रिएक्ट कर रहा है, उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ केमिकल ही जाएगा, क्योंकि सबसे पहले केमिकल जो भी आप ऐड कर रहे हैं उसके अंदर वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा? वो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा। अब सरफेसेस तो उसके पास लिमिटेड है, वही आपने जब उसको कन्वर्ट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो बहुत सारी सरफेसेस बन गई। अब आप जब केमिकल ऐड करवाएंगे तो अब देख लें आपके पास कितनी ज़्यादा सरफेसेस हैं, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया ना, ठीक है, सरफेस एरिया हैज़ इंक्रीज्ड। तो इसलिए आपके पास अमाउंट के साथ साथ सरफेस एरिया बहुत मैटर करता है। हो सकता है अमाउंट, देखें, हो सकता है क्या मतलब वही एक चंक ऑफ सॉलिड था, बिग चंक ऑफ सॉलिड है, ठीक है, अमाउंट हमारे पास अभी भी इतनी है, बिग चंक ऑफ सॉलिड, ये वैसे ही रहेगा। लेकिन अब आपने क्या किया कि जब इसका ब्रेक डाउन किया, यू ब्रोक इट डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने की वजह से आपने इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया? आपने इसको पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें, चीज़ नहीं बदली, अमाउंट नहीं बदली, अमाउंट उतनी की उतनी है, सरफेस एरिया बढ़ गया है। ये सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होगा कि अब रिएक्टेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट कर सकेंगे और उसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो आपके पास रिएक्टेंट किस फॉर्म में है वो बहुत मैटर करता है। रिएक्टेंट, सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि वो सॉलिड है, गैस है, वो तो बात मैटर करती है ना, साथ ही साथ फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट मैटर्स अ लॉट, फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट मैटर्स अ लॉट। अब वो किस फॉर्म में, वो बड़ा मैटर करता है। एक तो सबसे पहले क्या चीज़ मैटर कर रही है कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है। अब अगर उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है और साथ ही साथ वो सॉलिड स्मॉल पार्टिकल्स में है, स्मॉल पीसेस में है, तो आपको पता है कि ये अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड हो गया। ये जो पीसेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि अगर हम इनको ब्रेक डाउन करते जाएं तो ये सॉलिड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसकी वजह से, क्योंकि अब आपके पास सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जितने छोटे छोटे चंक्स होंगे सॉलिड के वो सारे सरफेस एरिया की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। सरफेस एरिया क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बातें गौर से सुनिएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, यही वजह है कि हम कहते हैं कि बेशक ये चीज़ मैटर करती है कि हमारे पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है रिएक्टेंट साइड पे, साथ ही साथ ये भी चीज़ मैटर कर रही होती है कि वो किस फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको जब भी कोई पूछे कि आपके पास एक बिग चंक रिएक्टेंट साइड पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा या वही सॉलिड पाउडर फॉर्म में ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो आप सब ने याद रखना है कि जब वही सॉलिड पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब होगा क्या, हम एक ग्राफ के थ्रू इनका कंपैरिजन भी कर लेते हैं, ठीक है, ग्राफिकल कंपैरिजन करते हैं ताकि ना हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेहतर समझ में आए। अब मैं ग्राफ बनाऊंगी और ग्राफ मैंने इस तरह से बनाया कि मैंने एक्स एक्सिस पे
टाइम सपोज कर लिया। आप सबको पता है कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती है। और वाई एक्सिस पे मैं सपोज कर लेती हूँ प्रोडक्ट है, ठीक है। दो ग्राफ बनेंगे, एक ग्राफ तो बनेगा कि आपके पास लार्ज चंक जो था ना वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा और उसके रिएक्ट करने की वजह से प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब लार्ज चंक जैसे जैसे रिएक्ट कर रहा है ना, ये जो मैं लाइन अब बना रही हूँ ये लार्ज चंक के लिए, तो वैसे वैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आहिस्ता 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 प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही वो पाउडर फॉर्म रिएक्ट करेगी ना, तो प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। ये देखें ज़रा, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक हो गया। ये लाइन यहाँ से आके थोड़ी सी टेढ़ी होगी, लेकिन आप सब ने याद रखना है कि ये लाइन एंड पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों हो जाएगी ये लाइन? उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड हो जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड से प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड्स हियर। इसी वजह से कहते हैं कि आपके पास बहुत मैटर करता है कि किस फॉर्म में रिएक्शन करवा रहे हैं। अब हम क्या, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि हमारे पास ये जो ब्लू लाइन है ये बिग चंक ऑफ सॉलिड है, ये बिग चंक के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन लाइन जो है ये पाउडर फॉर्म के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है आपके पास ये ग्रीन लाइन पे, जो कि पाउडर फॉर्म में। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कि रिएक्शन अगर पाउडर फॉर्म में है तो रिएक्शन पे ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, जिसको अब हमने किससे जोड़ना है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन से जोड़ना है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, हम तो यही देख रहे हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आता है। रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ पढ़ लेते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनेगा इसी तरह से। आपके पास वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट्स होंगे और एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम होगा। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट है, और इस तरह का जो ग्राफ है ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमने पाउडर फॉर्म में ले लिया अपना रिएक्टेंट, ठीक है, या सॉलिड फॉर्म में लें या पाउडर फॉर्म में लें, आपने ले लिया रिएक्टेंट। अब क्या होगा, अब ये होगा स्टूडेंट्स के एकदम से रिएक्शन के स्टार्ट में ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये थोड़ा सा इस तरह से होगा कि रिएक्शन के स्टार्ट में प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली ज़्यादा होगा, देन लेसर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमने बेसिकली क्या चीज़ें सीखी, हमने ये सीखा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत मैटर करती है, उसका सरफेस एरिया बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ हमने ग्राफ्स में देखा अगर आप बिग चंक को सपोज करते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास कम बनता है और बहुत टाइम लेता है प्रोडक्ट बनने में। उसी की जगह अगर आप स्मॉल चंक्स या पाउडर फॉर्म को प्रेफर करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है और कम टाइम में बनता है। लेकिन आप जो भी ले लें, आप ले लें प्रोडक्ट, आप ले लें रिएक्टेंट को सॉलिड फॉर्म में या आप ले लें रिएक्टेंट को पाउडर फॉर्म में, इनिशियली क्या होगा, रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होगा और फाइनली वो रेट स्लो होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब अगली बात कर लेते हैं, ये तो हमने इफेक्ट देख लिया कि हमारे पास अमाउंट का क्या है, सरफेस एरिया का क्या है। इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स एक और तीसरी बात भी होती है जिसको कहते हैं प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो रिएक्शन है ना उसकी पेस भी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। किस तरह से भला, रिएक्शन की जो स्पीड है वो इस तरह इंक्रीज होगी कि देखें आपके पास हम ना स्टूडेंट्स एक कंटेनर को सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कंटेनर है जिसकी थोड़ा सा ना ख़राब हो गई है ड्राइंग, लेकिन खैर ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक गैस मॉलिक्यूल इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, इस तरह से ये आपके कंटेनर में पड़े हैं। उसी जगह पे अगर आप इसका प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर का मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब करीब करते हैं। जैसे ही आप इनको एक दूसरे के करीब करेंगे, अब यहाँ से मैंने कोई पिस्टन लिया और मैंने पिस्टन क्या करता है, पिस्टन प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। पिस्टन लिया, प्रेशर डाला, तो उसकी वजह से क्या होगा, यही गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है। अब जब ये करीब करीब आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स पिस्टन की वजह से, तो आपके पास पता है रिजल्ट क्या निकलेगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि ये गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। गैस पार्टिकल्स विल कोलाइड, ठीक है, कोलाइड करेंगे, मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। कैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। भला कैसे हुआ ये और से देखिएगा। इस कंटेनर को देखें जिसमें कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ, गैस मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री हैं, वो बहुत दूर हैं एक दूसरे से। बेशक आप इसको ऊपर से कवर्ड समझें क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स वरना तो एनवायरनमेंट में एस्केप कर जाएंगे ना। अब ये फ्री टू मूवमेंट, इनकी मूवमेंट क्योंकि बिल्कुल फ्री है तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने में इनको टाइम लगेगा। कहाँ एक दूसरे के करीब आएंगे तो जाके रिएक्शन होगा, ठीक है।
जबकि अगर आप इस कंटेनर को सपोज करें जिस पे आपने पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, तो क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, और उनके करीब करीब आने की वजह से, क्योंकि ये देखें अब डिस्टेंस बहुत थोड़ा है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। कोलिजन की वजह से होता है ये रिएक्शन फास्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आप सबने याद रखना है कि हमारे पास जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, प्रेशर भी बहुत मैटर करता है, आपके पास ये भी चीज़ मैटर करती है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, हम कौन सी चीज़ के देख रहे हैं कि किससे रिलेटेड होगा, रिएक्टेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स की हमारे पास अमाउंट भी मैटर करती है, रिएक्टेंट्स के हमारे पास सरफेस एरिया भी मैटर करता है, और साथ ही साथ रिएक्टेंट्स का प्रेशर भी मैटर करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें रिएक्टेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे इनको सपोज किया हुआ है, और ये सारी की सारी चीज़ें कलेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाती हैं। ठीक हो गया। प्रेशर की लेकिन जब बात करनी है, गौर से सुनना है, प्रेशर की जब बात करनी है तो आपने गैस मॉलिक्यूल्स की बात करनी है। प्रेशर का इफेक्ट जहाँ पे भी आप स्टडी करेंगे ना, तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि सॉलिड पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है या लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। आपने हमेशा ये कहना है कि गैस मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर अप्लाई होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा, तो क्योंकि वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगी, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। कोलिजन की बात थोड़ी सी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही कोलिजन की बात अब हम करने लगे हैं, कोलिजन में क्या होता है, जैसे ही रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं ना, तो क्या होता है, एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है पार्टिकल्स के दरमियान। अभी हम गैस मॉलिक्यूल्स की सिर्फ बात करें। वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के करीब करीब आते हैं, और करीब आने की वजह से ये रिएक्शन शो करते हैं। जैसे ही ये एक दूसरे के करीब आके रिएक्शन दिखाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी वजह से ये होता है कि अब एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट इंक्रीजेज, ये बात याद रखनी है, कॉन्टैक्ट इंक्रीजेज। क्योंकि अब कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर जाएगा इनका आपस में, इस वजह से ये होगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब के स्पीड ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से रिएक्शंस इंडस्ट्रियली ऐसे हैं, जैसे कि हैबर्स प्रोसेस है। ठीक है, हैबर्स प्रोसेस है जिसको स्पीड अप करना ज़रूरी है। हैबर्स प्रोसेस किस लिए होता है? हैबर्स प्रोसेस होता है अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। लास्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हैबर्स प्रोसेस होता है अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, इंडस्ट्रियली बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत डिटेल है इंडस्ट्री की एक। ठीक है, अब क्योंकि इंडस्ट्री में देखें बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स रखे जाते हैं और प्रोडक्ट चाहिए होता है बहुत स्पीड में, तो एक तो रिएक्शन है ना कि जिसको आपने उसकी कंडीशंस प्रोवाइड की और वो हो गया। बेशक आप यूँ समझें, हाइपोथेटिकल बात कर रही हूँ कि वो रूम टेम्परेचर पे हो गया। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो होते भी हैं रूम टेम्परेचर पे, वो हो गए कंटिन्यू। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ स्टूडेंट्स के ना, प्रोडक्ट्स जितने बनने चाहिए थे उतने नहीं बने। उतने प्रोडक्ट्स हमने बनाने हैं, तो उतने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कोई ना कोई कंडीशन ऐसी चेंज कर देंगे जिससे रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा फास्ट। हमने यहाँ पे किन कंडीशंस की बात की है? उन कंडीशंस की बात की है जो कि रिएक्टेंट्स से रिलेटेड हैं। रिएक्टेंट्स की वो कंडीशंस चेंज करने से आपके पास रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो मेरे केमिस्ट्स, आप लोगों ने पढ़ा कि आज हमने किस तरह से रिएक्टेंट की बेसिस पे अपने रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट किया है, और रिएक्टेंट अब कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये आपको समझ आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता, कि अगर रिएक्टेंट में ही कोई मसला आ जाएगा या वो आप उसको वो कंडीशंस ही नहीं देंगे जिससे वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बनाए, तो आपका वो जो रिएक्शन की स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी उस वजह से। तो अभी हमने ये सीख लिया कि हमने उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह फास्ट करना है रिएक्टेंट की फॉर्म में। रिएक्टेंट्स पे और भी हम क्या कर सकते हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, वो हम बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और फिर एक केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जितनी बेसिक्स हैं वो सारी की सारी हमें समझ आ चुकी होंगी तब तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।